हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 2 ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स की टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे, और साथ में हम ट्रांसफार्मर को आज से हम जो है तो वन बाय वन स्टार्ट भी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर में बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, लाइक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे वो वर्क करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंज नहीं होता है, उसकी कॉइलिंग कैसे होती है। एक हमने क्या किया था, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को कि प्राइमरी में हम करंट देते हैं तो सेकेंडरी में कैसे करंट जाती है। एक्चुअली में होता क्या है कि हम प्राइमरी में करंट इनपुट देते हैं, वोल्टेज करंट सप्लाई देते हैं, वो सप्लाई हमारी जाकर के प्राइमरी वाइंडिंग को कट करती है, वहां पे एक फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स लिंक करके जाता है फ्रेंड्स कहां पे, कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जाकर के जब वो कट करता है सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो उसमें क्या होता है, एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, एक ईएमएफ बन जाता है, जिसको हम लोग आउटपुट में ले लेते हैं, और लोड से हमें जो है वहां पे हम क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है। कल मैंने फ्रेंड्स ये भी बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो पावर, फ्रीक्वेंसी और कोर की फ्लक्स को चेंज नहीं करता है, ठीक है। वो केवल क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। वोल्टेज जिस अनुपात में बढ़ता है उसी अनुपात में हमारी करंट घटती है, जिस अनुपात में वोल्टेज कम होता है उसी अनुपात में हमारी करंट जो होती है वो बढ़ जाती है। कुल मिला के ट्रांसफार्मर का काम होता है फ्रेंड्स वोल्टेज को अप करके या वोल्टेज को डाउन करके हमें आउटपुट में देना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं, हमारा जो जनरेशन होता है, जो जनरेशन प्लांट लगा होता है जहां पे, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्रेंड्स वो ज्यादा मात्रा में नहीं होती है ना, कुछ लिमिटेड मात्रा में होती है, 33 kV में हो रही है। तो हम क्या करते हैं उसको कि 33 को 132 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो ट्रांसमिशन करना है वो हाई वोल्टेज में करना है, या कहें हम कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज में करना है। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत बड़ा जो है तो ट्रांसमिशन लाइन होता है, बड़े बड़े पोल होते हैं, है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा वोल्टेज वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है, वो हाई वोल्टेज से जाता है। क्यों, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अगर हम क्या करेंगे ट्रांसमिशन, अगर फ्रेंड्स क्या बोलूं मैं कि ट्रांसमिशन अगर हम हाई वोल्टेज में कर रहे हैं, किसमें, हाई वोल्टेज में कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जब वोल्टेज आप हाई करके ट्रांसमिट करोगे तो आपका जो कंडक्टर होगा, वो कंडक्टर का जो साइज होगा, है ना, जो कंडक्टर का साइज होगा वो हमें कम रखना पड़ेगा। अर्थात हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो कंडक्टर की बचत होगी, ज्यादा मोटे तार का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। जब वोल्टेज हाई होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली करंट वहां पे क्या होगी फ्रेंड्स, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहां पे ट्रांसफार्मर कर रहा है हाई, कौन कर रहा है, ट्रांसफार्मर। फॉर एग्जांपल कि 33 kV हमारी जो है तो किसी पावर प्लांट में जो है तो बिजली बन रही है, हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि इसको कम से कम 132 में हमको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, मतलब जो है तो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम, यहां पे हमारा क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, हम यहां पे क्या लगाएंगे, ट्रांसफार्मर लगा देंगे। यहां पे हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे जो क्या करेगा कि लो वोल्टेज को, किसको, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करेगा फ्रेंड्स, कन्वर्ट कर देगा, और हमारी ट्रांसमिट होगी जो वोल्टेज वो हाई वोल्टेज में हो जाएगी। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स कि कुछ इफेक्ट्स जो हमारे लॉसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, और साथ में कंडक्टर की हमारी साइज भी बढ़ जाएगी, पतली हो जाएगी, है ना। मतलब कंडक्टर हमको कम लगेगा, उतना मोटा हमें नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। एक्चुअली में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, वो जो है क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का काम करता है, ठीक है। यही मेन काम होता है, इसमें पावर और फ्रीक्वेंसी और कोर के फ्लक्स को यह चेंज नहीं करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें से हम बात करेंगे 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, दूसरा होता है कोर की संरचना के आधार पर, तीसरा होता है फ्रेंड्स फेज के आधार पर, सिंगल फेज और 3 फेज,
ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि उसकी कूलिंग के आधार पर, और होता है फ्रेंड्स क्या, आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो ये कुछ 4-5 प्रकार के हमारे पास में क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं। उन सारे 4-5 प्रकार को यहां पे मैं बताऊंगा और किसी एक प्रकार को हम लोग लेकर के चलेंगे आगे, और इस प्रकार से फ्रेंड्स आगे हम सारे टाइप्स को पढ़ेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इसके कुछ लाभ और हानियां भी पढ़ेंगे लास्ट में। तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर जो है तो चैप्टर कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर से। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण या प्रकार हम बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण या हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं टोटल फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर जो है तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे बना लेते हैं, देख लेते हैं चार्ट में। ये ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसके टाइप्स की हम बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं फ्रेंड्स वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स वो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो नंबर एक है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, ओके। नंबर 2 कोर की संरचना के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर। नंबर 3 फेज की संख्या के आधार पर, फेज की संख्या के आधार पर। नंबर 4 कूलिंग के आधार पर। हम हिंदी में क्या बोलेंगे कूलिंग को, शीतलन प्रणाली के आधार पर। लास्ट है फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ है आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर, है ना, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे क्षमता के आधार पर। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास में क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर का जो है तो प्रकार देख रहे हैं, वर्गीकरण हम बात करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर कोर की संरचना के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं कोर टाइप, बैरी टाइप, सेल टाइप, ठीक है। फिर फेज की संख्या के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। फिर शीतलन प्रणाली मतलब कूलिंग के आधार पर भी हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना। तो उसको हम देखेंगे प्रकृति के द्वारा हवा जो नेचुरल होती है उसका शीतलन करते हैं, ऑयल हम डालते हैं, ऑयल के द्वारा पानी का शीतलन देते हैं, एयर का शीतलन देते हैं, तो वो कूलिंग के आधार पर हो जाएगा। और आउटपुट क्षमता के आधार पर जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 प्रकार
के होते हैं, सीटी और पीटी। तो इनके अंतर्गत पर्टिकुलर अभी मैंने ये बात किया फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा वो ट्रांसफार्मर 5 प्रकार के होते हैं। अब ट्रांसफार्मर के अंदर जो है तो हम बात करें कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो फ्रेंड्स क्या बताएंगे हम आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, तो हम बताएंगे फ्रेंड्स कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर जो होता है वो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है फ्रेंड्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहीं पे हम बात करें फ्रेंड्स कोर की संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो कोर की संरचना के आधार पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो नंबर 1 की बात करेंगे हम तो होता है शेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ट्रांसफार्मर को। दूसरा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। थर्ड होता है फ्रेंड्स बैरी टाइप, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। और फोर्थ होता है स्पैरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो कोर टाइप, कोर की संरचना के आधार पर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब हम फेज के आधार पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फेज के आधार पर जो होते हैं ट्रांसफार्मर वो 2 प्रकार के होते हैं, सभी को मालूम है, सिंगल फेज और 3 फेज, ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे शीतलन प्रणाली के आधार पर, मतलब कूलिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कूलिंग के आधार पर जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं, नंबर 1 हम बात करेंगे तो प्राकृतिक शीतलन, ऐसे ट्रांसफार्मर जो नेचुरल हवा या प्राकृतिक रूप से जो कूलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक टाइप का जो है तो कूलिंग वाला ट्रांसफार्मर, जिसमें हम अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया प्राकृतिक शीतलन ट्रांसफार्मर। सेकेंड है फ्रेंड्स हमारा ऑयल, या हम लिख सकते हैं हिंदी में तेल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तेल शीतलन, तेल शीतलित या तेल शीतलन ट्रांसफार्मर, जिससे हम ऑयल कूलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। फिर होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वाटर शीतलन, है ना, पानी हम हिंदी में लिख सकते हैं पानी शीतलन, इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। और लास्ट है फ्रेंड्स हमारा एयर कूलिंग, ठीक है, जिसको हम हवा बोल देते हैं, हवा शीतलन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इनकी आप जो है तो ये नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर हो गया, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर हो गया, वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर हो गया, और ये एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर या एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर, है ना, या हम ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर या नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर हम बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट है हमारे पास में आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है फ्रेंड्स, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर होता है ये जो है तो फ्रेंड्स ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, ये भी 2 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। उनके हम दोनों प्रकार को देख लेते हैं।
तो ये होता है फ्रेंड्स, एक होता है सीटी और एक होता है पीटी, ठीक है। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर और एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आई होप आपको वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। इसे हम ये बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर का प्रकार समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। यदि जनरल क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले फ्रेंड्स कि कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। फेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। शीतलन प्रणाली मतलब कूलिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो नेचुरल कूलिंग, ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग, ये 4 प्रकार के जो है तो ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं शीतलन के आधार पर। और आउटपुट क्षमता के आधार पर जो फ्रेंड्स होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अगर वहां पे क्वेश्चन और ट्विस्ट कर दे फ्रेंड्स कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत कौन कौन से ट्रांसफार्मर आते हैं तो हम बताएंगे फ्रेंड्स कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत जो है तो 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं जिसे हम बोलते हैं सीटी और पीटी। ये क्या होता है फुल फॉर्म तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये आपको दोनों ट्रांसफार्मर कहां पे देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स आपके सब स्टेशन में। सब स्टेशन में जब 33 केवी है ना या 66 केवी या 132 केवी जब क्या करती है ट्रांसमिशन लाइन से और ग्रिड में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, ये ग्रिड में आती है ना, जो सब स्टेशन होता है वहां पे जब सप्लाई आती है तो वहां पे सबसे पहले क्या लगे होते हैं, सीटी और पीटी लगी होती है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जब इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया है ट्रांसफार्मर क्या होता है। कल की क्लास में बेसिक क्लास हमारी थी जिसमें हमने देखा है ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, क्या चेंज करता है, क्या नहीं करता है। बहुत सारी चीजें मैंने कल की क्लास में आप लोग को बताया है। कल समथिंग 1 घंटे 25 मिनट की वीडियो थी है ना, 1.5 घंटे के आसपास की लेक्चर था हमारा। तो उसमें हमने डिटेल में देखा है ट्रांसफार्मर के बेसिक इंस्ट्रक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इन ट्रांसफार्मर के टाइप्स को। ये सारे ट्रांसफार्मर के टाइप यदि कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 100% ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स 1 बाय 1 करके सारे जो जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं इन सारे ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना करके विद डायग्राम मैं सारा एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं। और साथ में इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कौन कौन सी हानियां होती हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर में कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग लेकर के आएंगे। ट्रांसफार्मर की हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे फ्रेंड्स कि ओपन टेस्ट कैसे होता है, शॉर्ट टेस्ट कैसे होता है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट भी देखेंगे हम लोग। तो बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ने वाली है कि 10 से 15 क्लास के बीच में लोग जो है तो फिनिश होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है तो इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपने नोट डाउन में है ना नोटबुक में इसको नोट कर लेना। यदि आपसे कोई आज के बाद पूछे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर 5 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कौन कौन से, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर, फेज के आधार पर, शीतलन के आधार पर और आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो ये सारे ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे किसी एक ट्रांसफार्मर को लेकर। तो हम लोग यहीं शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके इसी प्रकार से इसी सीरियल में हम लोग सारे ट्रांसफार्मर को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर का अगर बात करें हम कितने प्रकार की होती है तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें से हम लोग पहले प्रकार को लेकर के चलेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन दोनों ट्रांसफार्मर को आज मैं जो है यहाँ पे इस क्लास में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बने रहिए, है ना, पूरा स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरी क्लास को पूरा वॉच करिए। आपको 100% ट्रांसफार्मर अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि मेरी कमांड है फ्रेंड्स मशीन में, है ना। मैं आपको ट्रांसफार्मर वगैरह, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कम्यूटेटर, है ना, अपना जो है तो सिंक्रोनस मोटर वगैरह बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हमने देख लिया है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर का पहला प्रकार जो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो प्रकार है उसमें से पहला प्रकार हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, नंबर 1 आउटपुट वोल्टेज
के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और नंबर वी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आज ये दोनों ट्रांसफार्मर को हम लोग जो है तो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं आप लोग को कि ट्रांसफार्मर का हम लोग सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे और साथ में इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेप अप कैसे करता है, स्टेप डाउन कैसे करता है, ये सारी चीजें आज क्लास में आप लोग को पढ़ने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो नंबर एक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझेंगे इसको। तो ये हमारा एक जो है तो सिंपल सर्किट डायग्राम है, इससे हम क्या करेंगे, समझेंगे हमारे ट्रांसफार्मर को कि कैसे ये काम करता है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये हो गया फ्रेंड्स हमारी कोर। ठीक है, स्टेप अप है ना, तो स्टेप अप है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है तो प्राइमरी वाइंडिंग बन गई, और इधर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इधर हम जो है तो सेकेंडरी वाइंडिंग लगा देंगे। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज़्यादा हैं तो ये क्या होगा, स्टेप अप होगा, क्योंकि मैं सप्लाई यहाँ से देने वाला हूँ। ठीक है, सप्लाई मैं कहाँ से देने वाला हूँ, आगे से देने वाला हूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है, ये हमारा कोर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारी जो है तो फ्लक्स लिंक करेगी, तो हम फ्लक्स का नाम दे देते हैं फाई। ठीक है, ये हमारा जो है तो कोर है। यहाँ ऐसी सप्लाई हमने दे दिया, यहाँ से हमारा I1 V1 करंट इंटर करेगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज। ठीक, ये हमारा लोड हो गया। यहाँ पे हमें आउटपुट में I2 और क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा। हमने यहाँ पे कल देख लिया था, यहाँ पे हमें E2 मिल जाता है। मैंने आपको कल ये भी बोला था फ्रेंड्स कि हमें बार बार इस सर्किट को पढ़ने को मिलेगा, है ना, मज़ा भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा N1 हो गया और ये हमारा N2 हो गया, नंबर ऑफ कॉइल और नंबर ऑफ वाइंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये हो गया V1 V2 हो गया, E1 E2 हो गया, N1 और N2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। चूंकि हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, और ये हमारा लोड की तरफ कनेक्ट है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे लोड कनेक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसकी प्रक्रिया हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर का, है ना, जो K होता है, जो फैक्टर होता है वो जो है तो लेस देन वन मोर देन वन होता है। ठीक है, मोर देन वन होता है। अब देखो हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था
देखो होता क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब आप समझिए कि स्टेप अप क्यों करता है ये। तो देखो मैंने बताया था आप लोग को कि स्टेप अप कब होगा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जहां लोड कनेक्ट है वहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो उसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो क्या हो रहा है, हमने यहां से सप्लाई दिया, हमने सप्लाई I1 और V1 सप्लाई दिया, हमारा जैसे सप्लाई गया करंट गया, और करंट जाकर के फ्रेंड्स कहां पे गया, जो करंट है फ्रेंड्स वो कहां गया, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाएगा और प्राइमरी वाइंडिंग कट करेगा फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, हमारा करंट इंटर किया और इस कॉइल में जाकर के प्रवाहित हुआ, तो इस कॉइल में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां पे एक जो है तो फ्लक्स बन गया। अब ये फ्लक्स क्या करेगा फ्रेंड्स, लिंक करके कहां पे जाएगा, लिंक करके जाएगा फ्रेंड्स सेकेंडरी वाइंडिंग में। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स लिंक करके जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, इस वाइंडिंग को जब कट करेगा, इस कॉइल को जब करेगा हमारा फ्लक्स, तो क्या होगा कि इस कॉइल में जो है तो क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे क्या फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम बात करेंगे फैराडेज लॉ के हिसाब से। फैराडे लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल में अगर आप करंट देते हो तो कॉइल क्या करती है, करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसकी वजह से करंट के प्रवाह के समय में देरी होती है, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक फ्लक्स बन जाता है। और वो फ्लक्स क्या करता है फ्रेंड्स की लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है, और जब सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होता है या सेकेंडरी वाइंडिंग में कट करता है, तो उसमें भी क्या होता है, एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है। आपको मालूम है कि किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिज्म देते हो, किसी भी कॉइल में आप चुंबकत्व गुण देते हो, फ्लक्स अगर वहां पे फ्लो हो रही है तो वहां पे ऑब्वियसली ईएमएफ बनेगा, अर्थात वहां पे करंट वोल्टेज बनेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पे हो रहा है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। सेल्फ इंडक्शन मतलब यहां पे करंट इंटर की, और इंटर करने के बाद कॉइल में जब प्रवाहित हुई हमारी करंट, तो उस करंट के कारण क्या हुआ, वहां फ्लक्स बना, और उस फ्लक्स के कारण जो यहां पे E1 बना फ्रेंड्स, वहां पे एक नया करंट वोल्टेज जो जनरेट हुआ उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और यही फ्लक्स जाकर के लिंक करके कोर के माध्यम से जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करती है फ्रेंड्स, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमारा नया करंट वोल्टेज बनता है वो किस कारण से बनता है, तो वो बनता है फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो हम इसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर में अल्टीमेटली होता क्या है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर में जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी में हम करंट देते हैं, प्राइमरी में करंट जाती है, प्राइमरी में केवल फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स लिंक करके जाती है, वो फ्लक्स क्या करती है, वो फ्लक्स जो है वो कोर के माध्यम से कहां पे जाती है फ्रेंड्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में। और जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होती है तो उसमें एक नया करंट वोल्टेज बनता है, वो करंट वोल्टेज हमें कहां पे मिलता है, लोड में मिल जाता है, आउटपुट टर्मिनल में हमें यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, मिल जाता है, और हम यहां पे क्या करते हैं, लोड कनेक्ट कर देते हैं। ओके, आई होप इसकी कहानी समझ में आपको आ गई होगी। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि हम स्टेप अप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होगा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कुंडलों की संख्या, मतलब यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वाइंडिंग की नंबर ऑफ वाइंडिंग की जो संख्या है फ्रेंड्स, ये हम बात करें कुंडल फेरों की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किससे, प्राइमरी कुंडलन से, या प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा होनी चाहिए। साथ में यहां पे आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा भी देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे फ्रेंड्स, पतली तार का, पतली कॉइल का, है ना, मतलब पतली यहां पे तार होगी, इसके कंपैरिजन में पतली तार होगी, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। उस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। आपको मैंने बताया था जब भी वोल्टेज स्टेप अप होगा तो उसी अनुपात में क्या होगा फ्रेंड्स, उसी अनुपात में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी करंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जब भी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब कहलाएगा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होने चाहिए, और उसकी जो तार होगी फ्रेंड्स वो पतली तार बनी होती है, पतली तार का जो है तो यहां पे वाइंडिंग की रहती है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो तार होगी, जो यहां पे वाइंडिंग होगी, कुंडलन होगी, वो थिन होगी, पतली तार की बनी होगी, और यहां पे हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, मोटी तार की होगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं। यही मैं बात करूं, अगर स्टेप डाउन की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, यहां पे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाते और यहां पे ज्यादा हो जाते फ्रेंड्स, और वो मोटे तार के हो जाते। तो अभी हम देखने वाले हैं, अब ये स्टेप अप हो गया, अभी मैं स्टेप डाउन भी सामने आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा है ना, एक दो लाइन है उसको हम लिख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर
वह ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, एवं उसी अनुपात में करंट को कम भी करता। हम ये लिख सकते हैं, है ना, ये हम लिख सकते हैं करंट को स्टेप डाउन करता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है एवं उसी अनुपात में, उसी रेशियो में करंट को क्या करता है फ्रेंड्स, स्टेप डाउन करता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप समझ में आ गया होगा। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं। ये सेकेंडरी में ज्यादा होंगे तो पतली तार का, पतली कॉइल का बना होगा, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर काम करता है वैसे ही करेगा, बस केवल अंतर ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, पतली तार की बनी होगी, वोल्टेज बढ़ाएगा तो उसी अनुपात में करंट को क्या करेगा, कम करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम और ड्रा कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और हम लोग देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको मैं अरेंज नहीं करूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं, ताकि आपको दोनों चीजें कंपेयर हो जाएं, दोनों चीजें समझ में आ जाएं। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे हम लोग देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को भी, तो आपको सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो K का वैल्यू होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो K का वैल्यू होती है वो लेस देन क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, वहां पे लेस देन, वहां पे मोर देन 1 होती है, ये मोर देन 1 होती है, यहाँ पे लेस देन 1 होती है। अब मैं आप लोग को एक सिंपल सा सेम डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ समझाने के लिए आपको। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर, है ना। जैसे हमने स्टेप अप में बनाया था वैसे ही हम स्टेप डाउन में बनाएंगे, थोड़ा चेंजेस होगा। वही चेंज को आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या चेंज एक्चुअली में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, कम होंगे, है ना। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 ही टर्न है, यहाँ पे 5-6 टर्न मैंने बना दिया है। और सप्लाई में कहाँ पे दूंगा, सप्लाई में यहीं पे दूंगा। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट कर लेंगे। क्या कनेक्ट कर देंगे, लोड। ये लोड हमारा जुड़ गया, सेम टू सेम ट्रांसफार्मर बन गया, सेम टू सेम पूरी वर्किंग प्रिंसिपल भी है, सेम टू सेम काम भी करेगा। ये ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर देगा, है ना। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेगा, या जो है तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। डायग्राम भी सेम रहेगा, वर्किंग भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस अंतर ये रहेगा फ्रेंड्स, स्टेप अप में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और स्टेप डाउन में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। इससे क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी। करंट बढ़ेगी, हमको तार मोटी लगाना पड़ेगा ताकि वो क्या हो, उस जो है तो उस एनर्जी को या उस हीट को एब्जॉर्ब करे, या उस हीट को जो है तो सहन कर सके। जब करंट ज्यादा होती है ना फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रेजिस्टेंस जो होता है ना वो क्या करता है, ऊष्मा पैदा करता है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब हम करंट को क्या करते हैं, स्टेप डाउन कराते हैं फ्रेंड्स। जब स्टेप डाउन कराते हैं और करंट हमारी जब बढ़ रही होती है तो उस समय पे क्या करते हैं, हम सेकेंडरी में थिकनेस हम बढ़ा देते हैं। अब देखना सेम काम होगा जैसे यहां पे हो रहा था, वैसे ही देख लेते हैं फटाफट। I1 हो गया, V1 हो गया, है ना, हमारी सप्लाई जाएगी। यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, I2 मिलेगा और V2 मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे E2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो है तो E1 बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया। अब हम बात करेंगे
N1 N2 की, तो यहाँ पे हमारे पास में N1 है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है N2 है, दोनों हमारे पास में सेम है ना। N1 N2 जैसे उसमें हमने रखा था वैसे ही सेम हमने यहाँ पे भी बना दिया है। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे करंट इंटर करेगी, हमने यहाँ पे लिख दिया सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज हो गया। ये सप्लाई वोल्टेज जैसे जाएगा तो क्या प्रक्रिया होगी, सेम जैसे यहाँ पे हो रही थी। हम जैसे करंट देंगे, करंट इंटर करेगी, इस कॉइल में प्रवाहित होगी, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्लक्स बनेगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करके कहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, लिंक करके कहाँ पे जाएगा, लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाकर के प्रवाहित होगा तो वहां पे क्या बनेगा, एक नया फ्लक्स जो है, तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लक्स जाकर कट करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, एक नया ईएमएफ बन जाएगा, अर्थात वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बन जाएगा। वो बनेगा फ्रेंड्स I2 और V2 के फॉर्म में, और हमें फाइनली लोड में हमें क्या मिल जाएगा, जो है तो आउटपुट मिल जाएगा। यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, जहां पे हम सप्लाई दे रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हमारी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहां पे होगा सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा सेल्फ इंडक्शन। वो कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, सेल्फ इंडक्शन के बिना तो प्रक्रिया ही नहीं होगी। और यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे फ्रेंड्स, यहां पे हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि यहां पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था, आज क्लास में मैंने शुरू में बता दिया है कैसे प्रक्रिया होती है। बस थोड़ा सा आप लोग मोटा मोटा समझ लो फ्रेंड्स क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई दिया, प्राइमरी में हमने करंट वोल्टेज दिया, तो करंट वोल्टेज पहले जाता कहाँ पे है, तो पहले करंट वोल्टेज जाता है प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में जब किसी भी कॉइल में आप करंट को प्रवाहित कराते हो तो कॉइल का गुण होता है ना, इंडक्टेंस का गुण होता है करंट के फ्लो का अपोज करना, वो करंट को रोकता है ना। और जो रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, वो करंट को ड्रॉप कराता है, वोल्टेज को ड्रॉप कराता है, करंट को रुकावट पैदा करता है। करंट के फ्लो का अपोज कौन करता है, अपना रेजिस्टेंस भी करता है, लेकिन वो क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप भी कराता है। इंडक्टेंस केवल रोकता है, केवल समय में क्या करता है, डिले करता है, समय में देरी करता है। उसी वजह से यहां पे क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। अगर करंट क्या करे, अगर करंट जिस रेशियो से जा रही है, जैसे हम कहते हैं ना, करंट क्या होती है, करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जिस रेट से, जिस दर से, जिस स्पीड से, अगर उसी स्पीड से वो फ्लो हो जाए तो वहां पे फ्लक्स ही नहीं बनेगा। फ्लक्स क्यों बनता है, इंडक्टेंस की वजह से। उसका गुण होता है करंट के मार्ग में व्यवधान पैदा करना, रुकावट पैदा करना। जैसे हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं ना, और हमारा जो ब्रेकर होता है वो क्या करता है, गाड़ी को कुछ समय के लिए स्लो कर देता है, जिससे हमारी टाइमिंग कम हो जाती है। तो जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे किसी कॉइल में, तो क्या होगा, कॉइल का गुण होता है वो करंट को रोकेगा पहले। जब रोकेगा तो क्या होगा, करंट के समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। जब टाइम डिले होगा, जब समय में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, वहां पे एक फ्लक्स बन जाता है। और वो फ्लक्स क्या करता है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, या हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बना देता है, और वहां पे हमारी फ्लक्स भी बन जाती है। वो फ्लक्स क्या करती है फ्रेंड्स, की लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है, और जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करती है तो वहां पे भी एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, और वो हमें आउटपुट में लोड के लिए मिल जाता है। हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा कोर होता है, ये कोर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग अलग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग होती है। ये दोनों कॉइल जो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों आपस में विद्युत रूप से इंसुलेटेड होती हैं। मतलब विद्युत रूप से आपस में कोई भी जुड़ाव नहीं होता, कोई भी मिला नहीं होता है। मतलब करंट हम केवल प्राइमरी में देते हैं, सेकेंडरी अपने आप में अलग होती है। विद्युत रूप से दोनों अलग अलग होती हैं, विद्युत रूप से वो जुड़ी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता करंट यहां से वहां तक जा रही है, नहीं, करंट केवल इस भाग में है, इस कॉइल में है, उस कॉइल में कुछ भी नहीं है। वो जो कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल, वो अनचार्ज बॉडी है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, केवल कुंडलित है बस, है ना। वहां पे क्या है, केवल कॉपर की कुंडली है और कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि हम जानते हैं फैराडेज लॉ के हिसाब से, फैराडे का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि किसी भी कॉइल में अगर आप करंट दोगे तो वहां पे नया फ्लक्स बन जाएगा, और अगर वहां पे फ्लक्स बना है तो वहां पे करंट जरूर बनेगा, मतलब ईएमएफ जरूर वहां पे बनेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। और यहां पे अगर फ्लक्स बन गया फ्रेंड्स, और उसके पास में अगर आप क्या करो, कोई ऐसी कॉइल रख दो जिसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली कॉइल में क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस
हो गया, पहली कॉइल में आपने करंट वोल्टेज दिया, वहां फ्लक्स बन गया, फ्लक्स बनेगा तो वहां पे ईएमएफ बन जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल बन जाएगा, विद्युत वाहक बल मतलब करंट वोल्टेज बन गया। और वहां पे जो फ्लक्स बना फ्रेंड्स, अगर उसके पास में कोई दूसरी कॉइल रख दोगे तो वो फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर प्रवाहित हो गया तो उसमें भी क्या होगा, नया करंट वोल्टेज बना देगा। क्यों? क्योंकि करंट वोल्टेज कब बन रहा है, जब वहां फ्लक्स मौजूद है। अब फ्लक्स क्या कर रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग को जाकर कट कर रही है, तो वहां पे ऑब्वियसली क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। म्यूचुअल हम क्यों बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारी यही जो फ्लक्स है ना, यही लिंक करके जा रही कहां पे, सेकेंडरी में। तो म्यूचुअल का मतलब यह होगा कि प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग जो होती है वो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। कैसे फ्रेंड्स, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की होती हैं, वो दोनों चुंबकीय रूप से आपस में जुड़ी होती हैं, यही चुंबक जाकर के फ्लो होता रहता है, ठीक है। लेकिन यह विद्युतीय रूप से अलग होती हैं, विद्युतीय रूप से ये क्या होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि दोनों कॉइल विद्युत रूप से इंसुलेटेड होती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम प्रक्रिया जहां पे यहां पे हो रही थी, जो यहां पे हो रही थी वहां पे भी वही हो रही है। अब स्टेप डाउन इसे क्यों कहते हैं, ये देख लेते हैं। तो स्टेप डाउन का मतलब यही है फ्रेंड्स कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं और पतले तार की है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, और ये जो वाइंडिंग है वो कैसी है, मोटे तार की है, ये मोटे कॉपर तार की है ना। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, इस वजह से क्या करेगा, ये स्टेप डाउन कर देगा। मतलब यहां पे क्या होगा, फ्रेंड्स, वोल्टेज कम होगा और करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वही ध्यान रखना है आपको, जितना वोल्टेज कम होगा उसी अनुपात में क्या होगा, वो करंट वहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके थ्योरी को थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। तो सेम थ्योरी है फ्रेंड्स, वही है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज को कम करता है, उसी अनुपात में करंट को बढ़ाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो मैं लिख करके सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है। चलो, ये प्राइमरी सेकेंडरी आप इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। मैं इसको जो है तो इरेज कर देता हूं, तो यहां पे मेरे को स्पेस मिल जाएगी। पहला क्या पॉइंट है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है तथा उसी अनुपात में करंट को स्टेप अप करता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, यह कहलाता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाएगा फ्रेंड्स, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है तथा उसी अनुपात में करंट को स्टेप अप करता है, उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो पहला है कि प्राइमरी में, है ना, प्राइमरी में क्या हो रहा है, पहला तो प्राइमरी में क्या होगा फ्रेंड्स कि टर्न्स ज्यादा होंगे, है ना, टर्न ज्यादा होंगे, टर्न की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और पतली वायर होगी, पतली तार होगी, ठीक है, पतली तार होगी, और वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और करंट को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ाएगा, और करंट को कम करेगा, ठीक है। वहीं पे हम बात करें फ्रेंड्स कि
दूसरे नंबर की हम बात करें कि सेकेंडरी में क्या होगा, तो सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, टर्न कम होंगे, टर्न की संख्या कम होगी, मोटी तार होगी, मोटी तार की बनी होगी, है ना, जो कुंडली होगी वो मोटी तार की बनी होगी। वहीं पे क्या करेगा फ्रेंड्स, वो वोल्टेज को कम करेगा और करंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर ये चीजें आपको मिल रही है वहां पे, कुल मिला के आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम है तो वहां पे मोटी तार होगी, वोल्टेज कम करेगा, करंट को बढ़ा देगा, ठीक है। प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा होंगे, टर्न्स ज्यादा हैं, पतली तार की बनी होगी, वोल्टेज को बढ़ा देगी, करंट को यहां पे कम कर देगी, ये इनका काम होता है, ठीक है। मुख्यतः आपको सेकेंडरी वाइंडिंग को लेकर के चलना है, मुख्यतः आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में देखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है और मोटी तार का है, मतलब वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा, करंट को बढ़ाएगा। इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहीं पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, तो इसका एक पॉइंट लिख लो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहां पे लिखा है, स्टेप डाउन के लिए, है ना, वैसे स्टेप अप के लिए भी लिख सकते हो आप। तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा कि टर्न्स क्या होंगे फ्रेंड्स, टर्न क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, टर्न क्या होंगे, ज्यादा होंगे, टर्न ज्यादा है ना, तो यहां पे आप लिख भी लो, टर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। टर्न ज्यादा होगा तो हमारी जो वायर होगी, है ना, कुंडली जो होगी वो क्या होगी, पतली होगी, तो फिर वो क्या करेगा फ्रेंड्स, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसी अनुपात में करंट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स ज्यादा होते हैं, वायर पतली होती है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को उसी अनुपात में कम कर देता है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम होंगे, मोटी तार होगी, वोल्टेज कम करेगा, करंट को बढ़ा देगा। तो ये आई होप आपको पूरी कहानी आपको आज समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड्स, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आज हमने यहाँ पे देखा है। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कोर की संरचना के आधार पर, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल में पहली बार है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें आप कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो आज क्लास जो है तो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का टाइप 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कोर के आधार पर 4 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार को हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, है ना, कोर के आधार पर, सेल के आधार पर और बैरी टाइप और जो है तो स्पाइरल टाइप, ये सभी जो है तो ट्रांसफार्मर होते हैं। ये चारों ट्रांसफार्मर को मैं कल क्लास में कवर करने वाला हूं। तो क्लास कैसे लगी फ्रेंड्स आप जरूर हमें बताना। इस क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये क्लास जो है तो फ्रेंड्स ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए और साथ में जो है तो JEE वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है तो फाउंडेशन या बेसिक क्लास हो सकती है। आप लोग यदि आपने ITI किया है और डिप्लोमा किया है, किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यदि आपने अभी तक इस क्लास को देखा है तो आपका तहे दिल से स्वागत। और आप लोग जो है तो लाइक करके हमारे जो है तो उत्साह को और बढ़ाइएगा। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। तो इस क्लास को फ्रेंड्स फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।